सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जय श्री कृष्णा मित्रों, मंगलाचरण के साथ आज की इस काव्यम सीरीज की अगली कक्षा की हम शुरुआत कर रहे हैं मित्रों। और आज की हमारी कक्षा जो है मित्रों 11वीं कक्षा है और काव्यम सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य। मित्रों बहुत महत्वपूर्ण है और रस सूत्र के जो व्याख्याता आचार्य हैं इनसे लेकर प्रश्न निरंतर हमारे विविध परीक्षाओं में आते रहे हैं। भले ही इसमें पीजीटी, टीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या जो भी हम नेट सेट के विद्यार्थी हैं उन सब के लिए ये आज की कक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सभी मित्रों का मधुरम हिंदी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे सारे मित्र अच्छे भाव से जुड़ जाएं और मैं चाहता हूं कि आज की इस कक्षा में आपको वो सब कुछ मिले, है ना, जो आपके लिए आवश्यक है। निरंतर एक ही प्रयास रहता है। तो आइए मित्रों अच्छे भाव से जुड़िएगा और जुड़ने वाले सभी मित्रों से यही आग्रह करूंगा कि स्वांतः सुखाय के लिए भी पढ़ाई कीजिएगा, है ना, और बड़े आनंद के साथ इन कक्षाओं को आप सुनिए। शरीर के भीतर, मन के भीतर जो उद्विग्नता है ना, जो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि असमंजस की स्थितियां हैं, कम से कम आधे घंटे के लिए आप अपने आप को स्थिर करें, है ना, सम्यक करें और अच्छी तरह से इस रस सूत्र के व्याख्याता आचार्यों का आप आनंद लें, क्योंकि आनंद बहुत जरूरी है मित्रों। कक्षा वही है जो सहजता के साथ हमें समझ में आ जाए। आप यद्यपि तैयारी करते करते समय कम है ऐसा सोचकर बहुत तनाव में आते होंगे निश्चित तौर पर, लेकिन मित्रों ज्यादा तनाव में नहीं आना है। ज्यादा पढ़ाई जरूर करनी है लेकिन तनाव में नहीं आना है, क्योंकि यही तो समय है जब हम अपने आप पर थोड़ा कंट्रोल रखेंगे और कोशिश करेंगे कि इस बार आर पार की लड़ाई में हम जरूर जीतेंगे। लेकिन उसके लिए अभी 40 दिन बचे हैं या 35 दिन बचे हैं, ज्यादा नहीं चिंता करनी है। बस आपको अधिकतम समय पढ़ाई में अब लगाना है। और मैं उन मित्रों से भी कहूंगा जो कहीं इस तरह की सेवाओं में है, प्राइवेट सेक्टर वगैरह में है, तो हो सकता है अगर आप मैनेजमेंट से बात करें और ये महीना भर अगर आप थोड़ा सा कहीं अवकाश ले पाए तो आपके लिए ये समय बड़ा फ्रूटफुल रहेगा। आप पूर्णतः अपने आप को पढ़ाई को समर्पित करते हुए अंतिम यज्ञ में पूर्णाहुति के रूप में आप जो आहुति देने जाएंगे उसकी पूरी तैयारी कर लें। आइए मित्रों, रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य, जैसा कि आप सभी जानते हैं रस सूत्र के हमारे 4 व्याख्याता आचार्य हैं। सुविचार आप तक जरूर पहुंचाने का प्रयास करता हूं। जिंदगी की कमाई दौलत से नहीं नापी जाती दोस्तों, अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कमाई कैसी थी। और सच कहूं, YouTube पर आने का एक बहुत बड़ा जो ध्येय है वो ये अंतिम पंक्तियां आपको प्रतीत करा रही होगी कि जिंदगी की कमाई दौलत से नहीं नापी जाती। मित्रों दौलत का कोई पार ही नहीं है, जिसको जितना मिले और उससे आगे की तरफ सोचना स्वाभाविक सा रहता है। लेकिन एक समय है कि हमें संतोष धारण करते हुए अपना काम आराम से करना चाहिए और आपको संतोष अभी धारण नहीं करना है। अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कि कमाई कैसी है। मरना शाश्वत है मित्रों, हम जी रहे हैं ये आश्चर्य है। 32 दांतों के मध्य में जिह्वा जिस प्रकार से रहती है, कब कौन से दांत का प्रहार उसके ऊपर हो जाएगा ये कह नहीं सकते मित्रों। इसी तरह से हम सब मरणशील मनुष्य जो हैं काल के मुख में घूम रहे हैं। कब कौन सा काल का पंजा या दांत हमारे ऊपर गड़ जाए हम कह नहीं सकते, लेकिन काल के भाल पर अगर आप अमिट होना चाहते हैं तो परमार्थ रूपी कार्य को अपना लीजिएगा। स्वार्थ के साथ साथ चले, है ना, लेकिन अभी जब तैयारी करनी है तो आप स्वार्थी हो जाएं। सफल होते ही आप कोशिश करेंगे, परमार्थ रूप से जो कार्य आप शुरू करेंगे परमात्मा उसमें आपके स्वार्थ को स्वतः साध लेता है। और स्वार्थ के भाव से कोई काम को शुरू करेंगे तो मित्रों हो सकता है उसमें हमें वो प्राप्त नहीं होगा जो हमें प्राप्त होना चाहिए था। चलिए, ज्ञान बहुत बांट दिया आपको, शुरू करते हैं आज की कक्षा मित्रों। सबसे पहले मैं बात करूंगा मित्रों कि हमारे जो व्याख्याता आचार्य हैं
उन्होंने सबसे पहले तो आप जानते हैं कि आचार्य भरत मुनि जो है 200 ईसा पूर्व जिनका समय माना जाता है, आचार्य भरत मुनि ने जो है रस सूत्र की क्या की है मित्रों, रस सूत्र का प्रवर्तन उन्होंने ही किया है। रस संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं आचार्य भरत मुनि। और आचार्य भरत मुनि का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है मित्रों वो है नाट्य शास्त्र। और नाट्य शास्त्र के 6ठे अध्याय में मित्रों, नाट्य शास्त्र के 6ठे अध्याय में उन्होंने एक सूत्र दिया मित्रों, और उसी सूत्र की व्याख्या बाद में 4 प्रमुख आचार्यों ने उन्हीं सूत्रों की क्या की मित्रों, व्याख्या की। वो व्याख्या आज आपके समक्ष हम रखेंगे। सूत्र दिया था मित्रों उन्होंने विभावानुभाव, विभाव और अनुभाव, व्यभिचारी, और तीसरा कौन सा है, व्यभिचारी। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति ही, है ना। इस रस सूत्र में आए हुए 2 शब्दों को लेकर परवर्ती आचार्यों ने व्याख्या की है मित्रों। उसमें एक शब्द है संयोग और दूसरा शब्द है निष्पत्ति, है ना। किसी ने निष्पत्ति को उत्पत्ति बताया, किसी ने निष्पत्ति को भुक्ति बताया, अलग अलग है। संयोग को क्या बताया, इन सब बातों को ही हम बिल्कुल यहां पढ़ने वाले हैं। और मेरी इच्छा होगी कि सार रूप में आपके समक्ष वो सारी बातें रखूं जो आपके लिए आवश्यक है। तो आइए जुड़ जाते हैं रस सूत्र के व्याख्याता आचार्यों में। और सबसे पहले हमारे जो आचार्य हुए हैं मित्रों वो हुए हैं भट्ट लोलट। आप सभी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, भट्ट लोलट हमारे पहले आचार्य हैं मित्रों, पहले आचार्य हैं भट्ट लोलट, है ना, जिन्होंने रस सूत्र की व्याख्या की। और व्याख्या करते हुए आप इस बात का ध्यान रखिएगा मित्रों कि रस की, जब नाटक की बात करते हैं तो नाटक पर मित्रों एक रंगमंच होता है। ये मित्रों रंगमंच है, ध्यान से समझें आप, ये रंगमंच है। और आप जानते हैं कि इधर जो है वो कौन होते हैं मित्रों, इधर दर्शक बैठे हुए होते हैं, है ना। ये सभी क्या है मित्रों, दर्शक हैं, ठीक है, जिनको हम कहते हैं कि ये दर्शक हैं। और दर्शक कैसे हैं, सामाजिक सहृदय हैं, है ना। सामाजिक सहृदय, सामाजिक है ऐसा लिख लें, है ना। सहृदय क्या है, सामाजिक हैं, सहृदय सामाजिक हैं, यानी जिनके अंतर्गत, जिनके अंदर जो है भाव जो है उत्पन्न होते हैं और ये सहृदयता से उसको ग्रहण करते हैं। जो भी नाटक का मंचन होता है मित्रों, आप जानते हैं तो नाटक का मंचन कहां पर होता है, मंच पर होता है, रंगमंच पर होता है। इस रंगमंच पर मित्रों जो है अलग अलग पात्र होते हैं, आप जानते हैं, ठीक है, अलग अलग पात्र होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि नायक नायिका पात्र की भूमिका के रूप में होते हैं हमारे सामने। तो मान लीजिए मित्रों ये जो है राम का रोल कर रहा है, और ये जो है जो नट है, नटी है, वो सीता माँ का रोल कर रही है। अब इस स्थिति पर आप ध्यान दीजिएगा कि जब राम जी के जीवन चरित्र को लेकर किसी नाटक का मंचन किया जाता है ना, दर्शक वहां पर जो बैठे हुए हैं, श्रोता वहां पर जो बैठे हुए हैं, उनको ये अच्छे से पता है कि मंच के ऊपर जो राम का रोल निभा रहा है वो एक साधारण व्यक्ति है ना। और उस रंगमंच पर सीता का जो किरदार निभा रही है वो भी एक सामान्य स्त्री है, ये उनको पता है। यानी वो नट है या नटी है, ये उस दर्शक मंडली को पता है। लेकिन फिर भी अभिनय कौशल इतना जबरदस्त होता है उस नट और नटी का, या नायक और नायिका का, है ना। अभिनय कौशल, है ना, संवाद इतने जबरदस्त होते हैं, वेशभूषा इस तरह की होती है कि हमें उनको देखकर असली राम की अनुभूति हो जाती है ना। तो आप सोचिए ये जो नाटक करने वाले जो नायक हैं, है ना, तो वो किसकी भूमिका निभा रहे हैं, राम की। तो मित्रों ये जो राम है वो मूल अनुकार्य है, ये राम जो है वो क्या कहलाएंगे, मूल अनुकार्य है। अब उस मूल अनुकार्य का मंचन जो है वो किसके द्वारा, नायक के द्वारा किया जा रहा है। और इतना बखूबी किया जाता है कि लोग थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे कि मंच पर जो है वो साधारण व्यक्ति है, मंच पर साक्षात राम आकर ही अपनी लीलाएं प्रदर्शित कर रहे हैं, ऐसी अनुभूति होती है। तो जो सीता माता है वो मूल अनुकार्य है, मूल अनुकार्य है। और सीता माता का जो रोल निभा रहे हैं मित्रों, ये जो है वो क्या है, नटी और नट है, ये ध्यान रखना, ये रोल निभा रहे हैं केवल, ठीक है। तो इस आधार पर, और इनका जो इतना जबरदस्त प्रदर्शन है नाटक में, मंचन इतना जबरदस्त है
कि सहृदय सामाजिक जो हैं, जो सामने बैठे हुए हैं, वो बड़े आनंदित होते हैं, इनको रस की अनुभूति होती है। इनको किसकी अनुभूति होती है मित्रों? रस की अनुभूति होती है। यही रसानुभूति को हमें समझना है मित्रों। देखिए, ये रस की अनुभूति होती है। अब देखिए मित्रों, रस की स्थिति सबसे पहले अनुकार्य, ध्यान देना, रस की स्थिति जो है अनुकार्य यानी मूल पात्र में, और मूल पात्र कौन है? राम, है ना, जो अभी हमारे सामने नहीं है ना, लेकिन उन राम के आदर्शों का, उनके चरित्र का मंचन जो है एक नट के द्वारा या नायक के द्वारा किया जा रहा है। तो भट्ट लोलट कहते हैं कि रस की स्थिति अनुकार्य यानी मूल पात्र में मानते हैं, रस की स्थिति में मानते हैं मूल ऐतिहासिक पात्रों में। वही मूल ऐतिहासिक पात्रों का मतलब है राम में और सीता में मानते हैं। अभिनेता अभिनेत्रियां या नट नटी तो केवल अनुकृति मात्र प्रस्तुत करते हैं। अनुकृति यानी उस अनुकार्य की अनुकृति है, यानी उन्होंने ऐसा किया होगा, उसको वो अपने क्रियाकलापों के माध्यम से बताने का क्या करते हैं मित्रों? कार्य करते हैं। आज की कक्षा बहुत समझने वाली है, और अगर आप बहुत अच्छे से इस मंच से जुड़े हुए रहेंगे और 1 to 1 संवाद अगर आपका और मेरा हो रहा है, तो ये तय मानिएगा कि आपको ये थोड़ा कठिन प्रतीत होने वाला चैप्टर भी समझ में आ जाएगा। मैं चित्र के द्वारा आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यानी मूल अनुकार्य आज तक आपको ध्यान में नहीं रहा हो तो समझ लें, राम जो है वो मूल अनुकार्य है, और राम के जीवन चरित्र का जो मंचन कर रहा है, जो अब क्रियाकलाप कर रहा है, वो एक नट है, वो केवल अनुकृति करता है। मूल अनुकार्य की अनुकृति करता है, अनुकरण करके एक मंचन कर रहा है ना, एक नाटक कर रहा है। तो मूल अनुकार्य तो ऐतिहासिक पात्र ही है। दर्शक अभिनेताओं पर मूल पात्रों का आरोप कर लेते हैं। अब दर्शक जो है, ध्यान देना, दर्शक जो है वो इस नट के ऊपर किसका आरोप कर लेते हैं? असली राम का आरोप कर लेते हैं। ये आरोप कर लेते हैं मित्रों, है ना, यानी उसके ऊपर राम का आरोप कर लेते हैं। समझ गए मेरी बात को? यानी मैं मान लीजिए राम का रोल निभा रहा हूं नाटक मंडली में, रामलीला में, तो लोग मेरे ऊपर राम का आरोप कर लेते हैं। ठीक, रामायण आपने देखी है, अभी कोरोना काल में विशेष रूप से आपने पुनः देखी होगी, महाभारत आपने देखी है। हम अरुण गोविल जी को राम ही मानते हैं, समझ गया, है ना। हाँ, हम नीतीश भारद्वाज जी को कृष्ण ही मानते हैं, क्योंकि हमने उनके ऊपर क्या कर दिया है? मूल कृष्ण का आरोप कर दिया है ना। हमने अरुण गोविल जी के ऊपर मूल जो राम है उनका आरोप कर दिया है। तो आप समझे, ये जो भट्ट लोलट है वो कहते हैं कि दर्शक अभिनेताओं पर मूल पात्रों का आरोप कर लेता है। परीक्षा में प्रश्न आएगा, आचार्य भट्ट लोलट के अनुसार रस सूत्र की व्याख्या से संबंध में सत्य कथन है या असत्य कथन है? तो हर कथन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। तद्रुप पतानुसंधान के अनुसार नट नटी में मूल पात्रों के अनुरूप गतिविधियां देखकर ही भाव की प्रतीति करते हैं। तद्रुप पतानुसंधान, है ना, जिस तरह का रूप है उसका अनुसंधान करने के अनुसार नट नटी में मूल पात्रों के अनुरूप गतिविधियां देखकर ही भाव की प्रतीति होती है ना। राम के प्रति हमारे मन में भाव पैदा होते हैं, किसके द्वारा? नट नटी के द्वारा। उन्हीं के अनुरूप काम किया जा रहा है मंच पे। इसलिए भट्ट लोलट ने रस निष्पत्ति को लेकर सहृदय सामाजिक की उपेक्षा की है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ना। रस का जो स्थान है अभी भी वो रंगमंच पर ही मानते हैं। यानी भट्ट लोलट कहते हैं कि रस का जो वास्तव में स्थान है वो रंगमंच है। उन्होंने जो दर्शक है, सहृदय सामाजिक है, उनकी एक प्रकार से उपेक्षा की है। तो आपको इस बात को अच्छे से समझना चाहिए। ठीक है मित्रों, अभी और आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। आचार्य शंकुक हमारे सामने आ रहे हैं मित्रों, आचार्य शंकुक। ठीक है, आचार्य शंकुक के बारे में एक बार हम देख लेते हैं। दूसरे हमारे रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य कौन है? शंकुक। आगे हम इसको और शॉर्टकट में समझेंगे, बिल्कुल आप चिंता नहीं करें। आचार्य शंकुक जो है रस सूत्र के दूसरे व्याख्याता आचार्य हैं, बिल्कुल ठीक है। इनका जो मत है मित्रों वो अनुमितिवाद या अनुमानवाद कहलाता है, और इनका जो मत है मित्रों वो उत्पत्तिवाद कहलाता है या आरोपवाद कहलाता है। उत्पत्तिवाद या क्या कहलाता है? उत्पत्तिवाद या क्या कहलाता है? आरोपवाद कहलाता है। ध्यान रखना, आरोपवाद कहलाता है, आरोपवाद कहलाता है। ठीक है, ये निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति लेते हैं मित्रों। निष्पत्ति का अर्थ क्या लेते हैं? उत्पत्ति लेते हैं। इस पर हम अभी आगे और चर्चा करेंगे। एक बार सामान्य रूप से आप इतना समझ लें, है ना। इनका वाद जो है उत्पत्तिवाद या आरोपवाद कहलाते हैं, क्योंकि ये नट पर राम का आरोप कर लेते हैं, इसलिए निष्पत्ति को उत्पत्ति बताते हैं। ठीक है मित्रों,
हाँ, फिर देखिएगा आगे बढ़ते हैं। आचार्य शंकुक जो है मूलतः न्याय शास्त्री थे, ये ध्यान रखना। मूलतः क्या थे? न्याय शास्त्री थे। इनके मत को अनुमितिवाद या अनुमानवाद कहा जाता है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। आचार्य शंकुक का जो वाद है रस सूत्र की व्याख्या को लेकर, उसका क्या नाम है? तो अनुमितिवाद या अनुमानवाद है। न्याय दर्शन के सिद्धांतों पर आधारित चित्र तुरंग न्याय के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या की है। बहुत मोस्ट है, परीक्षाओं में कई बार आ चुका है। चित्र तुरंग न्याय जो है वो किसने अपने रस सूत्र की व्याख्या में उल्लिखित किया है? तो मित्रों ध्यान रखना, आचार्य शंकुक जो है वो रस सूत्र की व्याख्या में चित्र तुरंग न्याय के आधार पर रस निष्पत्ति की उन्होंने व्याख्या की है। चित्र तुरंग न्याय क्या होता है उसको भी हम देखते हैं मित्रों, कि जैसे एक तो असली घोड़ा होता है और एक घोड़े का चित्र होता है ना। तो जो घोड़े का चित्र है उस चित्र को देखकर हम वास्तविक घोड़े की कल्पना कर लेते हैं, ये चित्र तुरंग न्याय है। वास्तव में तो घोड़ा नहीं देखा, लेकिन घोड़े का इतना सजीव चित्र देख लिया हमने, पेंटिंग देख ली, और उसको देखकर हम असली घोड़े की का अनुमान करते हैं, असली घोड़े का अनुमान करते हैं। ये चित्र तुरंग न्याय है, जबकि हम जानते हैं कि असली घोड़ा नहीं है, ये तो चित्र है, लेकिन फिर भी उस चित्र को देखकर असली घोड़े का अनुमान कर लेते हैं। यानी नट को देखकर हम असली राम का अनुमान कर लेते हैं, नटी को देखकर हम असली सीता का अनुमान कर लेते हैं। ये अनुमानवाद है, अनुमितिवाद है। इनके मत का मूल आधार न्याय शास्त्र का अनुमान प्रमाण है। मित्रों ये भी बहुत महत्वपूर्ण, मैंने कोई ऐसी एक्स्ट्रा चीज नहीं लिखी जो आपके काम की नहीं हो, ये सारी ही बातें मोस्ट है, भले ही मैं हर लाइन में मोस्ट लिखूं या नहीं लिखूं। प्रमाण 3 तरह के होते हैं, ये आचार्य शंकुक ने बताया है ना। प्रत्यक्ष प्रमाण जो समक्ष हो, प्रत्यक्ष प्रमाण जो क्या हो? समक्ष हो, हमारे सामने है, उस प्रकार के प्रमाण को प्रत्यक्ष कहा जाता है। दूसरे प्रमाण होते हैं मित्रों अनुमान प्रमाण। ज्ञात से अज्ञात का जो ज्ञान है मित्रों, ज्ञात से अज्ञात का ज्ञान है। जैसे धुएं से आग का ज्ञान, कहीं पर धुआं उठ रहा है तो हम ये ज्ञान कर सकते हैं कि वहां कहीं कहीं आग जली हुई होगी, जबकि हम आग को सीधे आंखों से नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन ज्ञात से अज्ञात का ज्ञान, ठीक है, तो कहीं न कहीं ऐसे चिल्लाने की कोई आवाज आती है या रोने की कोई आवाज आती है, तो मित्रों हम ये अनुमान लगाते हैं कि कोई न कोई अनहोनी वहां हुई दिखती है। तो जो ज्ञात है वो क्या है? आवाज, रोने की और चिल्लाने की। लेकिन अज्ञात का अनुमान क्या लगाएंगे? कि उनके घर में या आसपास में कहीं कहीं कोई अनहोनी घटना हो चुकी है। तो ये है मित्रों अनुमान प्रमाण, ठीक है। फिर मित्रों आप्त प्रमाण होता है तीसरा, बहुत ध्यान रखना। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, आप्त प्रमाण। आप्त प्रमाण का मतलब होता है किसी विद्वान या शास्त्र के कथन को आधार मानकर उसे प्रमाण समझना चाहिए। आप देखते हैं लोकोक्ति एक प्रकार से आप्त प्रमाण है, ठीक है। अटका बनिया देत उधार, आप देखिए, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, है ना, ऊंची दुकान फीके पकवान, न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी, ये आप्त प्रमाण है ना। ये प्रमाण जो है वो कहीं न कहीं किसी विद्वान के द्वारा कहे गए हैं बड़े अनुभव के बाद, या शास्त्र के कथन है। उन कथनों को आधार मानकर हम एक जो है प्रमाण के रूप में उनको प्रस्तुत करते हैं, वो आप्त प्रमाण कहलाते हैं, ठीक है मित्रों। फिर देखिएगा न्याय शास्त्र में ज्ञान 4 प्रकार के होते हैं। ये तो प्रमाण की बात की थी, और न्याय शास्त्र में ज्ञान 4 प्रकार के होते हैं, इनको भी हमें देख लेना चाहिए। पहला है मित्रों सम्यक ज्ञान, रस्सी को रस्सी समझना, ठीक है, मनुष्य को मनुष्य समझना, राम को राम समझना, लक्ष्मण को लक्ष्मण समझना, ये सम्यक ज्ञान है, उचित ज्ञान है मेरे मित्रों, ठीक है। हाँ, फिर देखिएगा मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान जैसे भ्रांतिमान अलंकार में कई बार हो जाता है, रस्सी को सांप समझना, रस्सी को क्या समझना? सांप समझना, ये है मित्रों हमारा कौन सा ज्ञान है? मिथ्या ज्ञान है। तीसरा है मित्रों संशय ज्ञान। संशय ज्ञान किसे कहते हैं? सांप है या रस्सी है ऐसा संशय होना, संदेह अलंकार की स्थिति बनती है ना। निश्चित नहीं कर पाए हैं कि ये सांप है या रस्सी है, ये ज्ञान संशय ज्ञान है। और सादृश्य ज्ञान, रस्सी जैसा है ऐसा समझना, रस्सी जैसा है ऐसा समझना सादृश्य ज्ञान है। तो ज्ञान 4 प्रकार के मित्रों, सम्यक ज्ञान, दूसरा कौन सा? मिथ्या ज्ञान, संशय ज्ञान, सादृश्य ज्ञान। क्या मुझे कहने की आवश्यकता है? क्लास को लाइक करो, शेयर करो, अन्य मित्रों तक पहुंचाओ, आप ही बता दो। कहने की आवश्यकता है, कंटेंट में कोई कमी हो तो ज़रूर मुझे सुझाव दें, है ना। थोड़ी कश्मकश है, ज़िंदगी की दौड़ा भागी ज़्यादा है
है ना, कुछ दायित्व बड़े हुए हैं, उन दायित्वों के निमित्त जो है मैं थोड़ा कम प्रयास कर पा रहा हूँ, ऐसा मुझे महसूस होता है ना। मुझे टेस्ट सीरीज भी देनी है बच्चों को, कुछ कंटेंट हमारा बाकी है, उसको भी मुझे पूरा करना, उसमें लगा हुआ हूँ। लेकिन आप समझें, फिर भी मैदान में हूँ, है ना, मैदान में हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। प्रयास करते करते कुछ त्रुटियां हो जाए तो क्षमा कीजिएगा, है ना। केवल और केवल यहाँ YouTube पर पढ़ाने का ही काम नहीं है, सच बता रहा हूँ। और जिन के लिए आप प्रयास कर रहे हैं वो ईश्वर की कृपा से मेरे पास है, और मैं वहाँ का दायित्व भी पूरा पूरा निभाना चाहता हूँ, है ना। इसके लिए वहाँ कमी कर दूं ऐसा नहीं है मित्रों, वहाँ भी पूरा दूं और आपके लिए भी मैं प्रयास करूं, भाव ये है ना। फिर लाइक शेयर तो आप जाने, है ना, हाँ सब्सक्राइब करना आप जाने, करवाना आप जाने, आपको जैसा अच्छा लगे। और अभी भी आप अगर देख रहे हो और अंगूठे पर आपका हाथ नहीं गया तो कोई बात नहीं, कल्याण मस्तु, आपका कल्याण हो, है ना। लेकिन जरूर ध्यान रखिएगा कि इन कक्षाओं का जो आपके समक्ष लाई जा रही है, इसका एक ही उद्देश्य है कि हमारे हिंदी के जो विद्यार्थी हैं, है ना, चमक दमक में और एक रेगुलरिटी से जो कंटेंट नहीं दे पा रहे हैं बहुत सारे मित्र, तो मेरा प्रयास है, मैं नया हूं इस फील्ड में, कोशिश कर रहा हूं, है ना। और हो सकता है आगे आने वाली वैकेंसी तक तो बहुत अच्छी स्थितियों में, लेकिन फिर भी आप देखिएगा मेरी कोशिश 700 प्लस वीडियो की हो चुकी है ना, 365 और कुछ दिन और ऊपर हुए। तो आप समझ सकते हैं कि मैं कुछ करना चाहता हूं आपके लिए, भाव यही है। इसलिए आप इन कक्षाओं को जहां जहां आपके सामर्थ्य के अनुसार पहुंचा सकते हैं। मैंने कहा है, जब आप दूसरों के बारे में सोचेंगे, आपके बारे में परमात्मा को सोचना ही पड़ेगा। मेरे बारे में मुझे ज्यादा चिंता इसलिए नहीं है कि मैं आपके बारे में सोच रहा हूं, इसलिए मेरे बारे में सोचने का काम परमपिता का है, वो सोचते रहेंगे कि इसका क्या करना है। मेरा काम है आपका सोचना, और मैं आपके लिए निरंतर सोचता रहता हूं। साथियों, आप मानो या नहीं मानो, जिस दिन क्लास नहीं ले पाता हूं किसी कारणवश, क्योंकि सामाजिक प्राणी हूं, कई तरह के दबाव, कई तरह के काम अचानक से ऐसे जग जाते हैं, लेकिन फिर भी आज सबसे पहले आपकी क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, दूसरी कक्षाएं मेरे बाद में ले रहा हूं। तो आपसे आग्रह है कि आप इन कक्षाओं का भरपूर आनंद लें, है ना, और कहीं कंजूसी मत दिखाएं, क्योंकि आप मुक्त हृदय से अगर इन कक्षाओं का आनंद लेंगे तो मुझे भी बड़ा आनंद आएगा। और मैं तो आपसे केवल इतना ही मांग रहा हूं, और कुछ नहीं चाहिए। मित्रों, चित्र तुरंग न्याय क्या है वैसे हमने समझा है, लेकिन एक बार फिर आपके सामने रख रहा हूं। उक्त सभी ज्ञानों से विलक्षण ज्ञान है ये चित्र तुरंग न्याय। 4 ज्ञान बताए, सम्यक, मिथ्या, संशय, सादृश्य। सम्यक, मिथ्या, संशय, सादृश्य से भी विलक्षण ज्ञान है चित्र तुरंग ज्ञान, है ना। ये जो ज्ञान है मित्रों, चित्र तुरंग ज्ञान, ये बड़ा विलक्षण है, ये इनसे भी बड़ा विलक्षण है। जैसे चित्र में बने हुए घोड़े को, जैसे चित्र में बने हुए घोड़े को हम वास्तविक घोड़ा मान लेते हैं, क्योंकि बनाया ही इतना जबरदस्त है, कारीगरी इतनी जोरदार है, उसी प्रकार दर्शक नट या अभिनेता आदि में राम की प्रतीति या अनुमिति कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार दर्शक जो है नट नटी में राम सीता की क्या कर लेते हैं, अनुमिति कर लेते हैं, जबकि उनको पता है कि असली राम और सीता नहीं है। इस विलक्षण अनुमान को कला प्रतीति कहा जाता है। इस विलक्षण अनुमान को मित्रों क्या कहा जाता है, कला प्रतीति कहा जाता है। और मुझे लग रहा है कि अनुमानवाद आपको समझ में आ रहा है ना। आ रहा हो तो जरूर कमेंट कर लीजिएगा। संयोग का अर्थ क्या है मित्रों, यहां पर हम देखते हैं संयोग का अर्थ क्या है। और आप जानते हैं संयोग होता किसका है, स्थायी भाव, विभावादि, विभाव अनुभाव जो भी है। विभावादि का मतलब हुआ विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, सारे ही भाव आ गए। संयोग हमेशा किसके साथ होता है, स्थायी भाव के साथ। और आप जानते हैं जब इन सब का प्रहार स्थायी भाव के ऊपर होता है तो स्थायी भाव ही रस रूप में परिणित हो जाता है। आपको चित्र के माध्यम से समझाया था कि इसके ऊपर आक्रमण है किसका, विभाव का, इसके ऊपर आक्रमण है अनुभाव का, इसके ऊपर आक्रमण है किसका, संचारी भाव का। और यही जो स्थायी भाव है वो रस में परिणित हो जाएगा मित्रों। किस में परिणित हो जाएगा, रस में। बस यही मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि अनुमितिवाद में अनुमाप्य अनुमापक संबंध होता है, यह भी परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। अनुमाप्य अनुमापक संबंध होता है। आचार्य शंकुक के अनुसार स्थायी भाव और विभावादि सब आ गए, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी आदि में किस प्रकार का संबंध होता है मित्रों, तो अनुमाप्य अनुमापक संबंध होता है।
अनुमाप्य, अनुमापक, है ना। और निष्पत्ति का अर्थ होता है मित्रों अनुमिति या अनुमान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, है ना। और मत का नाम क्या है? अनुमितिवाद या अनुमानवाद। अब आप जानते हैं कि जब कोई मत होता है तो खंडन करने वाले भी होते ही है ना मित्रों। तो भट्ट लोलट के मत का खंडन किया इन्होंने आचार्य शंकुक ने कि उत्पत्ति नहीं होता है, आरोप नहीं होता है, अनुमान होता है ना। ये इनका कहना है। लोलट ने स्थायी भाव व रस को एक ही मान लिया, जबकि दोनों में गहरा अंतर होता है। स्थायी भाव और रस को भट्ट लोलट ने एक ही मान लिया। शंकुक कहते हैं कि इनमें बड़ा अंतर होता है। आचार्य शंकुक का मानना होता है, पर वे इस पर विस्तार से नहीं बता पाए। आचार्य शंकुक इस पर बड़े विस्तार से नहीं बता पाए कि रस और स्थायी भाव में कितना अंतर है ना। रस की स्थिति अभी भी मूल अनुकार्य में ही है। भट्ट लोलट का जो उत्पत्तिवाद है उसमें भी रस की स्थिति अभी मूल अनुकार्य में है, और अनुमितिवाद में भी रस की स्थिति अभी जो है मूल अनुकार्य में है, यानी राम में ही है, मंच पे ही। अभी रस की स्थिति मंच पे ही है, अभी जो है मंच से नीचे दर्शकों पर ज्यादा ध्यान नहीं गया है इनका। अब इनसे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। कक्षा में आपको कितना आनंद आ रहा है पता नहीं, लेकिन मुझे आज बहुत आनंद आ रहा है ना, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के हमारे विद्यार्थी, हरियाणा के विद्यार्थी, दिल्ली के विद्यार्थी, दक्षिण भारत के हमारे विद्यार्थी, बिहार के विद्यार्थी, उत्तराखंड के, झारखंड के विद्यार्थी, है ना, गुजरात के विद्यार्थी, मध्य प्रदेश के विद्यार्थी और पूरे राजस्थान भर के विद्यार्थी जो है, पंजाब के विद्यार्थी जो है बड़ा आनंदित हो रहे है ना। हाँ, ये सारे विद्यार्थी इन कक्षाओं को लेकर बड़ा आनंदित होते हैं और आपके प्रसन्न चित्त जो है चित्त को या चेहरे का अनुमान करते हुए मैं बड़ा प्रसन्न चित्त हो रहा हूं। तो आइए आगे बढ़ते। कमी क्या है? कमी क्या है आचार्य शंकुक के मत की? अनुमान ज्ञान का विषय है, जबकि रस हृदय का विषय है। अनुमान जो है ना वो ज्ञान का विषय है और रस का कार्यक्रम हृदय से है, इसलिए ये कमी इनके वाद में है, सिद्धांत में है। दोनों में कोई तालमेल नहीं होता है, ये इनकी कमी है। मित्रों, काम करते हैं कमी होती है, चलता है, लेकिन इन्होंने रस सूत्र की अच्छी व्याख्या की है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मित्रों, तीसरे हमारे जो आचार्य हैं वो है मित्रों भट्ट नायक। अब आप देखिए भट्ट नायक क्या करते हैं। रस सूत्र के तीसरे व्याख्याता आचार्य हैं भट्ट नायक। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ लिया भट्ट लोलट। क्या पढ़ लिया मित्रों? भट्ट लोलट। कंफ्यूज नहीं होना है, आचार्य शंकुक, है ना, आचार्य शंकुक, ठीक है मित्रों। और उसके बाद अपन पढ़ रहे हैं भट्ट नायक, ध्यान रखना, भट्ट नायक, यानी ये तीसरे आचार्य हमारे भट्ट नायक जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, भट्ट नायक ने कहा कि रस की न तो उत्पत्ति होती है और न ही रस की अनुमिति होती है, बल्कि रस की भुक्ति होती है, भोग होता है ना। रस तो भोग का विषय है ना। जब भोग करोगे तो ही रस का आनंद आने वाला है आपको। आप खाना खाओगे तो ही आपको खाने का आनंद आएगा। खाने को देख कर इतना आनंद नहीं आ सकता, है ना। खाने के बारे में सोच कर इतना आनंद नहीं आ सकता जितना कि आप भोजन करके आनंद लोगे। तो इन्होंने कहा कि रस की न तो उत्पत्ति होती है, न ही रस की अनुमिति होती है, बल्कि रस की तो क्या होती है मित्रों? भुक्ति होती है, रस की भुक्ति होती है, ठीक है। फिर देखिए, इसलिए इनके सिद्धांत को नाम ही दे दिया गया मित्रों भुक्तिवाद। क्या दे दिया गया? भुक्तिवाद। रस के संदर्भ में इनका सबसे बड़ा योगदान साधारणीकरण का सिद्धांत है मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हम आगे पढ़ा रहे हैं। साधारणीकरण, जनरलाइजेशन, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं जनरलाइजेशन, ठीक है मित्रों, जनरलाइजेशन कर दिया, है ना, साधारणीकरण की बात कर ली। ये बहुत महत्वपूर्ण है और पहली बार कहीं न कहीं रस की जो स्थिति सहृदय सामाजिक के हृदय में मानी है ना। तो बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। भावकत्व व्यापार का ही साधारणीकरण होता है, ऐसा वो कहते हैं। भावकत्व व्यापार को ही वे साधारणीकरण कहते हैं। तो भट्ट नायक का बड़ा योगदान क्या है? साधारणीकरण की धारणा। दूसरा, भुक्तिवाद कहा है इन्होंने। रस सूत्र की जो व्याख्या की है उस वाद का नाम क्या रखा गया है? भुक्तिवाद। और भुक्ति का अर्थ होता है एक प्रकार से भोग। भुक्ति का अर्थ क्या है मित्रों? एक प्रकार से भोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं मित्रों कमी क्या है भट्ट नायक की आलोचना में। भट्ट नायक की आलोचना करते हुए अभिनव गुप्त कहते हैं कि भट्ट नायक भावकत्व व भोजकत्व व्यापारों की अभिव्यक्ति को नहीं समझ पाए। भावकत्व और भोजकत्व व्यापारों की अभिव्यक्ति को नहीं समझ पाए, ये इनकी कमी निकाली गई, है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, इसके अंत में बाकी की बातें होंगी, वापस से इसको सारांश के रूप में समझाऊंगा,
है ना। अब चौथे जो हमारे आचार्य हैं मित्रों, उन पर हम चर्चा करते हैं। चौथे आचार्य हमारे कौन से हैं? आचार्य अभिनव गुप्त है मित्रों। चौथे आचार्य कौन है? अभिनव गुप्त है। ग्रंथ है ध्वन्यालोक लोचन। ग्रंथ कौन सा है? ध्वन्यालोक लोचन मित्रों। और दर्शन कौन सा है मित्रों? शैव दर्शन है। दर्शन कौन सा है मित्रों? आचार्य अभिनव गुप्त का जो दर्शन है मित्रों वो शैव दर्शन है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, शैव दर्शन या शैव मतावलंबी थे आचार्य अभिनव गुप्त। और मूल रूप से आचार्य अभिनव गुप्त जो है रसवादी आचार्य हैं, लेकिन ध्वनि के ऊपर भी काफी अच्छा काम किया है। ये रस को व्यंजना का व्यापार मानते हैं। ये रस को व्यंजना का व्यापार मानते हैं। और इन्होंने साधारणीकरण किसको कहा? भावकत्व व्यापार को ही इन्होंने क्या कह दिया? साधारणीकरण कह दिया। अब आप देखिए, इनके अनुसार जल के छींटे देने से मिट्टी में व्याप्त गंध व्यक्त हो जाती है। ठीक उसी प्रकार सहृदय के हृदय में स्थित, उसी प्रकार सहृदय के हृदय में स्थित, सहृदय के हृदय में स्थित वासना रूप में निरंतर स्थायी भाव विद्यमान रहते हैं। सहृदय, मैंने कहा था ना कि स्थायी भाव जो है वो हृदय में स्थायी रूप से सदैव सभी के रहते। कौन कब खड़ा होगा पता नहीं, कारण को देखकर। और विभाव आदि के संयोग से अभिव्यक्त हो जाते हैं। लेकिन विभाव आदि के संयोग से क्या हो जाते हैं? अभिव्यक्त हो जाते हैं। मित्रों, हमारे भीतर जो है वो क्रोध है नामक स्थायी भाव है, लेकिन कोई ऐसा कारण जब सामने उपस्थित होगा तो वो जो है प्रकट होने वाला है। ठीक है मित्रों, रस का स्थान सहृदय सामाजिक का हृदय। रस का स्थान क्या है? सहृदय सामाजिक का हृदय। ये रस की सत्ता को आत्मगत मानते हैं मित्रों। ये रस की सत्ता को क्या मानते हैं? आत्मगत मानते हैं। निष्पत्ति का अर्थ मित्रों अभिव्यक्ति मानते हैं। और संयोग का अर्थ मित्रों स्थायी भाव विभाव आदि का जो संयोग है वो व्यंग्य व्यंजक संबंध मानते हैं। क्या मानते हैं? व्यंग्य व्यंजक संबंध मानते हैं। लिखने की जरूरत हो तो लिख लेता हूं, ये मोस्ट है मित्रों। और पूरी ही कक्षा आप देखेंगे, आप जिन बातों को कठिन समझकर चल रहे थे, आइए अब मैं बिल्कुल एक ही स्लाइड में आपको बिल्कुल सरल कर लेता हूं, है ना। एक ही स्लाइड में आपके लिए सरल कर लेता हूं। आप देखेंगे कि किस तरह से, है ना, ये सारी बातें जो मैंने अभी तक पढ़ाई है उसको एक छोटी सी स्लाइड में समाहित करने का प्रयास किया है। उत्पत्ति प्रतीति एवं पुष्टि को डॉक्टर नगेंद्र ने उपचिति कहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि रस के ऊपर जो है नगेंद्र ने भी काफी काम किया, डॉक्टर नगेंद्र ने। तो उत्पत्ति प्रतीति और पुष्टि को नगेंद्र जो है उपचिति नाम से संबोधित करते हैं। ये भी मोस्ट है, ध्यान रखना, डॉक्टर नगेंद्र किस नाम से संबोधित करते हैं। अब मित्रों 4 आचार्य हैं और चारों आचार्यों का जो है वो सब मैंने यहां पर लिख लिया है। सबसे पहले आचार्य हैं भट्ट लोलट, 9वीं से 11वीं शताब्दी का एक समय है इनका। सॉरी, आचार्य शंकुक 9वीं शताब्दी के आसपास का समय, भट्ट नायक 10वीं शताब्दी के आसपास का समय, अभिनव गुप्त 11वीं शताब्दी के आसपास का समय है अभिनव गुप्त का। मित्रों आप सभी इस बात से, क्योंकि ये सारी बातें मैंने आपको पहले ही स्पष्ट कर दी थी, है ना, अभिनव गुप्त वगैरह का जो समय है ना, इनके बारे में मैंने पहले ही आप सभी मित्रों से चर्चा कर ली है। तो अब देखिएगा, सबसे पहले भट्ट लोलट ने रस सूत्र की व्याख्या करते समय उस व्याख्या का नाम क्या दिया मित्रों? तो इन्होंने नाम दिया है उत्पत्ति और आरोपवाद। मित्रों जब मैंने तैयारी की थी तो इसी चार्ट को बनाकर अंत में, है ना, जब परीक्षा में गया था तो सारा काम रस सूत्र से संबंधित प्रश्न मेरा यहीं से ठीक हो गया। इसलिए आपके लिए वो चार्ट हूबहू रखा है। 2008 में तैयारी की थी मित्रों, वो 2008 वाली बात 2022 में आपके समक्ष रख रहा हूं बिना किसी लाग लपेट के। और ऐसा भी नहीं कि आइए मेरे ऐप पर आ जाइए, ऐसा कर लीजिए वैसा कर, कोई नहीं, आपकी इच्छा हो तो वहां आइए। एक ऑफर चल रहा है, वो एक कंटिन्यूटी का मामला है और कम जो शुल्क में आपको एक साथ कुछ कक्षाएं मिल जाएं बस। बाकी लेश मात्र भी कोई अंतर नहीं रखा है कि यहां अलग है ना, बाहर सामान अलग दिखा रखा है, गोडाउन में कुछ और है। नहीं मित्रों, शिक्षक हूं, समझ रहे हैं आप। मैंने आज के सुविचार की अंतिम पंक्तियां आपने घोर की हो तो बस उन पंक्तियों के लिए जी रहा हूं कि शिक्षक हूं, है ना, मैं शिक्षक हूं। मैं उस तरह की स्थिति में नहीं हूं कि मैं दिखाऊं कुछ और, चमत्कृत करूं, अंदर आ जाओ, ऐसा फलाना, अंदर बहुत जोरदार है। आपका कल्याण हो, यही भाव है। मैं रहूं ना रहूं, हमेशा कहता हूं कक्षाओं में, लेकिन ये हिंदी का जो कहीं मैं माँ सरस्वती की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से, थोड़ा बहुत किताबों से जो मैं कहीं समझ पाया, सीख पाया,
बस वही मैं आपको, समाज को पुनः लौटाना चाहता हूं और सदैव सदैव के लिए लौटाना चाहता हूं, है ना। तो भाव को समझें। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद है मित्रों, और ये मूलतः मीमांसक थे। ध्यान रखिए, ये मूलतः क्या थे? मीमांसक थे। मीमांसा के बड़े ज्ञाता थे। आचार्य शंकुक का जो वाद है मित्रों, उसको हमने अनुमितिवाद कह दिया, अनुमितिवाद कह दिया। और ये न्याय दर्शन के ज्ञाता थे, ये भी, क्योंकि ये प्रश्न सारे ही है, सारे प्रश्न यहीं पर है। भट्टलोलट का समय, भट्टलोलट के वाद का नाम क्या, भट्टलोलट मूलतः थे, है ना, निम्नलिखित में से भट्टलोलट के बारे में सत्य कथन है, असत्य कथन, सब यहां आ गए। भट्टनायक जो है मित्रों, इनके वाद का नाम रखा गया भुक्तिवाद, और ये सांख्य दर्शन के अच्छे ज्ञाता थे। और अभिनव गुप्त के वाद का नाम रखा अभिव्यक्तिवाद, शैव दर्शन के ज्ञाता थे। अब आप देखिए, रस का स्थान किसने कहा माना? रस का स्थान भट्टलोलट ने मूल अनुकार्य में ही माना है। यहां पर आचार्य शंकुक ने भी रस का स्थान मूल अनुकार्य में ही माना है, यानी राम में ही माना है। और यहां मित्रों सबसे पहले प्रश्न आएगा कि किस व्याख्याता आचार्य ने सबसे पहले रस का स्थान सहृदय सामाजिक के हृदय को माना? मित्रों, तो वो भट्टनायक है, जिन्होंने सबसे पहले साधारणीकरण की बात करते हुए कहा कि रस का वास्तविक जो है आनंद लेने वाला कौन होता है? वास्तविक आनंद लेने वाले दर्शक होते हैं। ठीक है मित्रों, जो नट नटी हैं वो भी आनंद तो लेते हैं, क्योंकि वो राम के पात्र को जी रहे हैं, चरित्र को जी रहे हैं, मां सीता के चरित्र को जी रहे हैं, तो वो उसी तरह आचरण करते, तो उनके अंदर भी वो अनुभूति तो आती है। ठीक है मित्रों, तो ये दर्शक और भुक्ति, दर्शक अभी देखिए, और यहां पर भी सहृदय सामाजिक या दर्शक के हृदय में रस का स्थान है मित्रों। निष्पत्ति का क्या अर्थ है? उत्पत्ति। भट्टलोलट जो है निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति मानते हैं मित्रों। आचार्य शंकुक अनुमिति मानते हैं, है ना। भट्टनायक भुक्ति मानते हैं, और अभिनव गुप्त जो है अभिव्यक्ति मानते हैं। ये भी पूछा जाता है, निष्पत्ति का अर्थ क्या, किसने माना है? फिर मित्रों संयोग, क्योंकि दो ही शब्दों की मूलतः व्याख्या हुई है, एक निष्पत्ति, दूसरा संयोग, ये पहले ही बता दिया। तो वो कह रहे हैं कि ये तीन तरह का संबंध होता है, उत्पाद्य उत्पादक संबंध, प्रतित्य प्रतितक संबंध, और पोष्य पोषक संबंध। ध्यान रखना, है ना, यानी स्थायी भाव और विभाव में उत्पाद्य उत्पादक संबंध होता है, स्थायी भाव और अनुभाव में प्रतित्य प्रतितक संबंध होता है, स्थायी भाव और व्यभिचारी भाव के मध्य में पोष्य पोषक संबंध होता है। ये कहना है भट्टलोलट का। इन्होंने कहा कि स्थायी भाव और विभावादि का जो संयोग है वो है अनुमाप्य अनुमापक संबंध है उनमें, और यहां पर भी स्थायी भाव विभावादि का जो संबंध है वो भोज्य भोजक संबंध है भट्टनायक के अनुसार, और यहां अभी नवगुप्त के अनुसार ये जो संबंध है या संयोग है वो व्यंग्य व्यंजक संबंध है, संयोग है। तो मित्रों आशा करता हूं कि आज की ये जो कक्षा है वो आपको अच्छी लगी होगी, और एक बार मैं पुनः सारी स्लाइड को रिवाइज कर लेता हूं। जो मित्र हमारे बाद में जुड़े हैं वो भी हमारे सगे हैं, सौतेले नहीं हैं, आपकी चिंता भी मुझे ही करनी है। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ से शुरुआत की थी आचार्य भट्टलोलट से, इससे पहले हमने रस सूत्र की बात कर ली थी, है ना। उसके बाद हम निरंतर यहाँ से आगे की तरफ बढ़े हैं, है ना। कुछ आपको सामान्य जानकारी देते हुए जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक है, एक एक आचार्य को आपके समक्ष रखते हुए मित्रों यहाँ तक पहुँचा, और यहाँ पर आपको पूरा सारांश समझा दिया जो मैंने इससे पहले सारी बातें की थी। और मित्रों ये आग्रह इसलिए क्योंकि कई बार जब सफलता पास में होती है तो पता नहीं कौन कहे किसकी वाणी पर माँ सरस्वती का निवास हो, है ना। और आप देख सकते हैं राजस्थान में टटोले हैं आप, है ना, बड़े बड़े जो हमारे व्यक्तित्व हैं हिंदी का बिल्कुल मार्गदर्शन कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, उन सबको प्रणाम करता हूँ। लेकिन छात्र हित की जहाँ बात आती है, मधुरम पीछे नहीं है ना। कुछ चीज़ें शेष हैं, वो हो जाएगी, चिंता नहीं करें, है ना। 95% क्लियर है या 92% क्लियर है, उसका आनंद ले लें, 2-5% हो जाएगा, घबराए नहीं, ठीक है। इसलिए ये 12 नवंबर रात्रि 12 बजे तक है, आप इसका आनंद लें। और जैसा कि सामान्य रूप से आपसे मैं कहता रहता हूँ, कोई नया विद्यार्थी जुड़ा हो तो ध्यान रखें आप, है ना। आपको PDF जो है वो इसकी मिलेगी निश्चित तौर पर। PDF जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से मिलेगी, आप प्राप्त कर लें, है ना, ज्वाइन कर लें, है ना। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करें, और हमारे सभी चैनल्स के और YouTube चैनल्स के सभी के नाम जो है मित्रों मधुरम हिंदी ही है, इसलिए आप हर प्लेटफॉर्म से मधुरम हिंदी के माध्यम से आप जुड़ जाएं। ऐप को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया हो तब भी कर लें,
और अब मुझे नहीं कहना है कि शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। हिंदी के ज्ञान की ये जो धारा है ये अविरल बहे, है ना, ऐसा मेरा निरंतर प्रयास है। लेकिन आपकी शुभकामनाओं की सदैव मुझे आवश्यकता रहेगी, आपके स्नेह की मुझे आवश्यकता रहेगी, आपके अपनत्व की मुझे आवश्यकता रहेगी कि मैं बहुत सारे कामों को करने के बाद भी आपकी उन्हीं शुभकामनाओं, है ना, उन्हीं ऊर्जाओं की वजह से मैं आपके लिए फिर से मैदान में कटिबद्ध रहूं और मेरी ओर से हो सके उतना पूरा प्रयास करता रहूंगा मित्रों, निरंतर करता रहूंगा। 100% संतुष्टि नहीं दे पाऊं, हो सकता है मैं 80% तक आप तक पहुंच जाऊं, तब भी मेरा मानना है कि इन सारी आपाधापियों के मध्य भी मैं आपकी सेवा में निरंतर उपस्थित होता हूं। इसलिए कहीं कुछ छोटी मोटी त्रुटियां हो जाए तो आप उसको अन्यथा नहीं लेंगे। प्रयास कर रहे हैं, सीख रहे हैं, और आप भी जब आगे की तरफ बढ़ेंगे, सीखेंगे, कुछ गलतियां होगी, स्वीकार करें, सुधारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और जिन मित्रों का जो वैलिडिटी फर्स्ट ग्रेड की जिनकी समाप्त हो रही है आजकल में, है ना, टेस्ट सीरीज की, तो वो ज़रूर मुझे एक बार मैसेज करें। मेरा प्रयास रहेगा आपकी वैलिडिटी जो है ये 15 नवंबर की आपका परीक्षा है वो आराम से दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मित्रों, है ना। उस समय डेट का कुछ आइडिया नहीं था, इसलिए कुछ कम ज़्यादा की बात थी, और आपको 5 रुपये में टेस्ट सीरीज दी है मित्रों, है ना, तो समय कुछ उसी समय कम रहा, तो आप देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आप सभी का स्नेह बना रहे। धन्यवाद। जय राम जी की।